प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु दौरा, सेलम बोले अब बीजेपी को मिल रहे समर्थन से इंडिया वालों को दिक्कत। सीए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 237 लगाई गई पिटीशन। पशुपति पारस का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा। बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग में दरकिनार हुए पशुपति पारस, अब भतीजे चिराग को 5 सीट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग खत्म। मैनिफेस्टो पर हुई चर्चा। खड़गे बोले इन मुद्दों को देश के हर गांव घर तक ले जाए। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी मामले में टला फैसला। जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी के अवकाश पर होने से टला फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सीधा रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। कार्यकर्ता और नेताओं को सतर्क रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है संविधान सेना, संविधान प्रहरी, संविधान रक्षक, इस तरह का हम अपने संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दें। बीजेपी, आप बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को कमजोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को इस्तेमाल कर रही है। संस्थाओं के माध्यम से जो अन्याय हो सकता है वो करा रही है। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संस्था कमजोर ना हो। जितनी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के बहाने संस्थाओं को कमजोर कर रही है, और जब संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आप देखिए, समाजवादियों ने 18,000 ऐसे लोग जो डिलीट कर दिए गए थे, डिलीटेड सूची में डाल दिया था उनका वोट, एफिडेविट के साथ दिया कि हाँ वो जिंदा है, उन्होंने वोट डाला था। इलेक्शन कमीशन ने एक भी आरोप पे कार्रवाई नहीं की। एक भी चुनाव में जो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं उन पे कार्रवाई नहीं की। और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सूची पार्टी समय समय पे दे रही है। केवल एक अधिकारी के हटने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उस अधिकारी ने या उस सरकार के माध्यम से जो अधिकारी वर्षों से बैठे हैं, जो चुनाव में धांधली करने के लिए बैठे हैं, जिन्होंने अभी जो चुनाव हुआ था मेयर का, टाउन एरिया का, नगर निकाय के चुनाव में धांधली की थी, वो लोग अभी भी जमे हुए हैं कई जगह पर। उन्हें प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे बेईमानी करनी है, उन्हें प्रैक्टिस है कैसे दबाव बनाना है। इसीलिए मैंने कहा कि संस्था कमजोर होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। और अगर खरीद करके लिया है तो वो तमाम गरीब और लोधी समाज के लोग जवाब देंगे। इनकी भाषा ये पहली बार नहीं हुई है, ये भाषा कोई पहली बार नहीं बोली गई है। ये तो उनका हार का डर है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जनता का जवाब देना पड़ेगा। जनता उनसे जवाब मांगेगी, उनसे हाजिरी मांगेगी कि क्या किया उन्होंने 5 साल में या 10 साल के कार्यकाल में। दूसरी पार्टी का मैं क्या जानूं, किसकी टिकट मिल रही है, किसकी कट रही है। हमारा संगठन तय करेगा कि क्या निर्णय लेना है उसमें। अध्यक्ष जी, मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं क्या? पूरे देश की जनता के साथ अन्याय हुआ है। भारत के परिवार जितने भी उनके साथ अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पहली सर संयुक्त रैली कब होगी सर आपकी? आपको जानकारी दे दी जाएगी। आपको जानकारी दे दी जाएगी। सर राहुल गांधी के एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जो शक्ति जो कमेंट किया, उसमें प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि अब यही शक्ति जवाब देंगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है।
जिन्होंने किसी की गारंटी नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने, उनका प्रचार गारंटी हो गया। भाई पैसा है उनके पास, आप YouTube खोलो गारंटी, वो गारंटी नहीं है, असल में वो घंटी है। पहले जुमला था, अब गारंटी है। ना जुमले में काम पूरे हुए, ना गारंटी में काम पूरे होने। अगर ये गारंटी थी तो गारंटी इस बात की भी तो थी कि 60 लाख बच्चों का अगर पेपर लिखा जाएगा, देने के लिए आएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। इनकी सरकार में एक ही गारंटी है कि नौकरी नहीं मिलेगी आपको, एक ही गारंटी है सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी। कोई जवाब है इस गारंटी का उनके पास? तो इसलिए गारंटी को घंटी मानिए आप, जिससे कभी कोरोना भगाया गया था। आप क्यों तय करते हो? भाई हमारे पत्रकार साथी उत्तर प्रदेश में, क्या देश में कोई भी कहीं लड़ सकता है? ये कोई बात हुई है? आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके इसके माध्यम से, मतलब आपको कहूँ तो वो विपक्ष के लोग, ये विपक्षी लोगों को बहुत चिंता है कौन कहाँ लड़ेगा। अरे भाई ठीक है ना, अपनी सूची जारी करिए, हमें भी सूची जारी करने दो। अभी तो इन्हें सांसद जो लोग हैं उन्हें जवाब जनता का देना पड़ेगा। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बेरोजगारी का फार्मूला मैंने बता दिया, ये हमारा व्यापार खत्म हो रहा है, ऑनलाइन व्यापार, ये तमाम प्लेटफॉर्म से व्यापार चालू हो गया है। ये छोटे दुकानदार कारोबारी सब चले जाएंगे, घर बैठेंगे कुछ दिनों बाद, या ये भी डिलीवरी बॉय बन जाएंगे। देखिएगा आप, हमारे व्यापार करने वाले लोग, ये कारोबार नहीं लिखा तो डिलीवरी बॉय ना बन जाए इनके लोग। आप सोचिए ऑनलाइन कारोबार कितना बढ़ गया है। आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका अनुमान लगाइए ना। आप घर बैठे सामान मंगा रहे, अच्छी बात है, ये कोई खराब बात नहीं है। लेकिन सरकार हमारे छोटे दुकानदार और ट्रेडिशनल जो कारोबारी थे उनके लिए क्या सुविधा दे रहे हैं? भाई इनको भी प्लेटफॉर्म मिले जहां ये अपना व्यापार कारोबार कर सकें। तो अगर बड़े सपने आप देख रहे हैं तो हमारे बिना छोटे कारोबारियों के, छोटे उद्योगपति, छोटे उद्योग चलाने वालों का साथ लिए कैसे पूरा होगा? तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सुन पा रहे थे, विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रही है और एक संस्था को मजबूती प्रदान करना और सरकार की जिम्मेदारी होती है। मोदी की गारंटी को घंटी बताते हुए नजर आए और भी तमाम अहम बातों का जिक्र किया, छोटे व्यापारियों पर भी चिंता जाहिर की। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद बागपत जिला प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जिला प्रशासन की ओर से पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर देर रात चेकिंग और निवाड़ा चेक पोस्ट से को करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। एक आरोपी के पास से और गाड़ी में मौजूद 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बाद में पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया इस बात को लेकर और पुलिस और इनकम टैक्स के अधिकारी पकड़े गए। दोनों लोगों से पूछताछ जारी है। अधिकारी काफी बिंदुओं पर जांच पड़ताल में भी लगे हुए हैं। फिलहाल पकड़ी गई 1.5 करोड़ रुपए की नकदी को सीज कर दिया गया है। जो भारत निर्वाचन आयोग की जो ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम में, उसमें एफएसटी टीम द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग की गई, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई, उनको प्राप्ति रसीद दी गई है। उसके क्रम में उन्हें भी अपना अधिकार है कि वो अपील कर सकते हैं इसी के संबंध में। इसी विषय में रात में ही हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नोडल हमारे हैं आयकर के, उनको हमने सूचित किया। वो अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने उसका पूरा जो प्रोसीजर इसको फॉलो किया। इस सीजर को, इंटरसेप्शन को हमने सीजर में बदला है। सीजर करने के उपरांत इस सिस्टम को पूरे को ऑनलाइन अपलोड किया गया है हमारी एफएसटी टीम द्वारा, और इसका जो आप ऑनलाइन डेटा कहीं से भी देख सकते हैं। माननीय निर्वाचन आयोग को भी के द्वारा डेटा देखा जाता है। कुलदीप पंडित ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या अपडेट है ऐसा मामले को लेकर? जी सोनी, आपको बता दूं कि बागपत कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा चौकी का पूरा मामला है और ये निवाड़ा चौकी हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर
मौजूद है और वहीं पर जो थे कोई गाड़ी से 1.5 लाख रुपए लेकर 2 युवक आ रहे थे, तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने उसकी जब चेकिंग वहां पर की तो चेकिंग के दौरान 1.5 करोड़ की नगद धनराशि गाड़ी से बरामद हुई है। सोनी, आपको बताना चाहूंगा कि आचार संहिता लगी है और आचार संहिता के 72 घंटे बाद पुलिस और एसटीएफ टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल कहीं ना कहीं कुलदीप, साफ तौर पर देखा जा रहा था पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? क्या इस करेंसी को चुनाव में खपाने की कोशिश थी? क्या साजिश थी इसके पीछे? कुछ निकलकर सामने आ पाया? जी सोनी, बता दूं आपको कि पहले से ही एक चर्चा चल रही थी कि जो चुनाव चल रहा है, चुनाव के लिए बाहर से एजेंट और राशि मंगाई जाती है और उसमें उसको जो है चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर था कि जिस तरह से इतनी बड़ी रकम गाड़ी में लाई जा रही थी तो कहीं ना कहीं चुनाव में भी उपयोग की जा सकती थी। हालांकि पुलिस अभी पूरे बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो अनिल है जिससे ये राशि बरामद हुई है और उसके चालक से भी जो इनकम टैक्स के अधिकारी है वो भी पूछताछ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है कि किस तरह से ये राशि आई है, इसका पूरा ब्यौरा उनको देना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। जी सोनी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पूरा ब्यौरा सौंपने के बाद ही इसमें इस मामले को लेकर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। फिलहाल पूछताछ जारी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हुई है और बैठक में कांग्रेस मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। 5 न्याय के नाम से तैयार किया गया है। यह मैनिफेस्टो 2 से 3 में कांग्रेस अध्यक्ष अब विमोचन करेंगे। तो मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस की तैयारी, 5 न्याय के नाम से मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है और इसको लेकर जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है वो फिलहाल खत्म हुई है और अब विमोचन किया जाएगा। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अब इस पर देखा जाए तो विचार किया जाएगा, विमोचन किया जाएगा जो ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। प्रवेश आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बैठक में कांग्रेस मैनिफेस्टो तैयार हुआ है और इसको लेकर अब 5 न्याय के नाम से ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। एक बार दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या जानकारी है इस संबंध में? तो फिलहाल संपर्क टूट गया है। 2 से 3 में कांग्रेस अध्यक्ष अब विमोचन करेंगे इस मैनिफेस्टो को लेकर। और सीधे आपको लेकर चलते हैं उधम सिंह नगर, जहां पर उत्तराखंड के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। किसी न किसी रूप में सम्मिलित होता रहा हूं। जीएसटी लंगर से हटाने का काम भी किसी ने किया, जो लोगों की सेवा के लिए होता है, यह भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाई बहनों, देश के इतिहास में पहली बार हुआ। करतारपुर साहिब, जिसके बारे में अभी माननीय अजय भट्ट जी बोल रहे थे कि उससे 120 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर बनाकर भारत के हर एक श्रद्धालु के लिए वहां दर्शन की व्यवस्था की, और यह भी काम आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा व्यवस्था हुई। अफगानिस्तान से कि वो तालिबानी हुकूमत, उसके बीच से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ भारत लाने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, वीर बाल दिवस हम मना ही रहे हैं और पूरी दुनिया मना रही है, और उन साहबजादों को पूरा देश नहीं पूरी दुनिया याद कर रही है। मैं इस पवित्र अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न कई बार मेरे मन में आता है, जब भी मैं ऐसे गुरुओं के बीच में आता हूं, ऐसे पवित्र दिवस में कहीं भाग लेता हूं, तो मेरे मन में एक विचार आता है कि आखिर ये सब जो काम है, ये काम क्या आज ही क्यों हो रहे हैं? ये आज ही समय क्यों हो रहे हैं? इस कालखंड में ही क्यों हो रहे हैं? देश आजादी के
75 साल से ज्यादा कालखंड हो गया, ये पहले ही हो जाने चाहिए थे। इस प्रश्न का उत्तर मैं अकेले नहीं दूंगा, ये उत्तर खोजने का जो काम है ये हमारी पूरी जो संगत है उसका है, हमारी माताओं बहनों का है, हमारे बड़े बुजुर्गों का है, हमारे धर्मगुरुओं का है, हमारे नौजवान साथियों का है। भाइयों बहनों, ये इसलिए हुआ कि पहले के समय में ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी सरकारों की, जो समाधान नहीं निकालते थे वो उलझाने में, लटकने में, भटकाने में उनका पूरा समय चला जाता था। लोग क्या चाहते हैं, देश की जनता क्या चाहती है, उस तरफ उनका ध्यान नहीं था। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे अवसर पर हम देखते हैं आज देश के अंदर बहुत सारी पार्टियों के बेमेल गठबंधन हो रहे हैं और वो गठबंधन भी बनने से पहले ही बिखर जा रहे हैं। वैसे तो आप सभी लोग जागरूक हैं, लेकिन मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे ही ये मौसम आता है चुनाव का तो बहुत सारे रंग बदलते हैं। आप सबको नई नई बातें बताएंगे, नई नई प्रलोभन देने का काम करेंगे, लेकिन हमको देखना है कि आखिर काम किसने किया है। ऐसे लोगों को अवश्य इस समय अवसर जवाब देना है। भाइयों बहनों, हमेशा देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति होती रही है। आज वोट बैंक की राजनीति नहीं, देश के अंदर आज विकास की राजनीति हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के काम हुआ है। आज मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि पवित्र हेमकुंड साहब की जो यात्रा चलती है, पवित्र हेमकुंड साहब की यात्रा, उस यात्रा में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए तो वो यात्रा अत्यधिक ही कठिन होती है। उस यात्रा को भी सफल बनाने के लिए कि अब आने वाले समय में हेमकुंड साहब की जो यात्रा कई दिनों की यात्रा होती थी, वो यात्रा भी हमारी अब महज 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 850 करोड़ रुपए की लागत से हेमकुंड गोविंद घाट रोपवे का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री के लिए कर दिया है। भाइयों, तेजी से उस पर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, चूंकि संगत पूरे उत्तराखंड की, जैसे मुझे बताया गया, आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते यह भी बताना चाहता हूं कि इतना ऐसा अवसर, ऐसा पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का दरबार, इस अवसर पर मैं कुछ शब्द और कहना चाहता हूं कि मुझे भी आप सबके बीच में से, मैं इसी तराई में मैं भी पला बड़ा, यहीं से मैं शिक्षा अर्जन के लिए बाहर गया, उसके बाद इसी तराई में सेवा करने का अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, कुछ हमने पिछले सालों में बहुत सारे कठोर निर्णय भी लिए। जो 23 साल राज्य स्थापना के पूरे हो गए, 24वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन 23 सालों में जो निर्णय पहले नहीं लिए गए, हमने वो निर्णय भी लिए हैं। हमने जहां उत्तराखंड में सभी को समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक, समान नागरिक संहिता का जो कानून है, वो विधानसभा के अंदर पारित कर दिया, और विधानसभा के अंदर ही पारित नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति महोदय ने भी हमारे इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। भाइयों बहनों, उसमें हमारा जो आनंदकारक मैरिज एक्ट जो पहले लागू नहीं था, उसके कारण से कई बार विदेश जाने वाले को, हमारे जो नौजवान युवा भाई बहन अपने विभिन्न कामों से पासपोर्ट बनाने के लिए जाते थे, उनको अनेक प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ता था। हमने इसका रास्ता साफ कर दिया। भाइयों बहनों, सभी के लिए एक समान कानून लागू कर दिया। इसके साथ साथ देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून हमने लागू किया। धर्मांतरण रोकने के लिए, जो धर्मांतरण खून की तरह लगा हुआ था देवभूमि में, हमने कहा धर्मांतरण किसी कीमत पर नहीं होगा। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी पहली बार बहुत बड़ी हमने कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे। मातृशक्ति को हमने 30% के आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। इसके साथ साथ पिछले दिनों एक घटना हमारे हल्द्वानी में बनभुलपुरा में हुई थी। उस घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि में जब हम देवभूमि उत्तराखंड की बात करते हैं, जहाँ पवित्र नानक मता साहब है, हेमकुंड साहब है, रीठा साहब है,
हमारे चारों धाम है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, कैथी धाम है, माँ पूर्णागिरी का स्थान है। चल जाइए, उधर ही आपको एक न एक देव स्थान मिलेगा और आप भी दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे और आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए, तो आपको देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाएगी। आपके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का भाव आ जाएगा। तो उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, आपस में सबका बहुत भाईचारा है, बहुत प्रेम है, सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर कोई दंगा करे, उपद्रव करे, आगजनी करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। तो रोमत संत समागम कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने तमाम अहम बातों का जिक्र किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए और साफ तौर पर इस बात का जिक्र की अभी जो मौजूदा कालखंड में जो विकसित विकास के लिहाज से कार्य किए जा रहे हैं ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, यानी कि चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हुई है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें तो बैठक में कांग्रेस मैनिफेस्टो तैयार हुआ है और इसको लेकर 5 न्याय के नाम से इसे तैयार किया गया है। इस मैनिफेस्टो को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक फिलहाल खत्म और इसको लेकर विवेचना की जाएगी। तो बैठक में कांग्रेस मैनिफेस्टो तैयार हुआ, 5 न्याय के नाम से इसे तैयार किया गया है। प्रवेश शर्मा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं दिल्ली से। प्रवेश, क्या जानकारी इस संबंध में? हालांकि मैनिफेस्टो बनकर तैयार हो चुका है, अब इसको लेकर क्या कुछ विवेचना की जाएगी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 10:30 बजे से लगभग 1:30 बजे तक जो है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद रही, प्रियंका वाड्रा रहे, राहुल गांधी रहे, उसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहे। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में जो चर्चा की गई वो लोकसभा चुनाव के आने वाले चुनाव के लिए एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया, जिसमें 5 न्याय को लेकर चर्चा की गई। अलग तरीके के जो न्याय की चर्चा है वो उसमें विशेष रूप से जगह दी है। किसानों न्याय की चर्चा की बात की गई है, एक मैनिफेस्टो तैयार कर लिया गया है। मैं इस समय कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूँ और अब से थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि मैनिफेस्टो की रूपरेखा तैयार हो गई है, उसमें कुछ नया ऐड किया जाएगा, जिसके बाद 2 से 3 दिन में मल्लिकार्जुन खड़गे वो कौन से बिंदु होंगे जिनको लेकर अब विवेचना की जाएगी और उन्हें इस मैनिफेस्टो में शुमार किया जाएगा? प्रवेश, विशेष रूप से मैं बता दूं 5 न्याय की बात की गई है, जिसमें बेरोजगार है, जो युवा है, युवाओं को न्याय देना है, उनको नौकरियां देने की बात की गई है, नारी का सम्मान है, नारियों के लिए न्याय की बात की गई है, किसानों का जो एमएसपी का मुद्दा है उसको कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहले जो है एमएसपी को लागू करेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो न्याय करने की बात है उसको स्पष्ट रूप से लिखा है, उसमें सीधे तौर पर कहा है कि किसानों के जो एमएसपी है, किसानों का जो फसल बीमा है उसको लागू किया जाएगा और किसानों को कहीं ऐसी सुविधा देने की बात प्रवेश, जिन मुद्दों को कांग्रेस उठाती रही जोर शोर से अगर देखा जाए, उन्हीं मुद्दों को मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। इस बात की कितनी पुख्ता जानकारी और साथ ही क्या लगता है ये मैनिफेस्टो इस चुनावी प्रचार प्रसार में सार्थक हो पाएगा? ये मुद्दे, जिन मुद्दों को शुमार किया गया है इसमें। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि बैठक खत्म होने के बाद केसी वेणुगोपाल ने खुद कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दे दी है कि मैनिफेस्टो को तैयार कर दिया गया है। लगभग 5 मुख्य बिंदुओं को लेकर तैयार किया गया है, लेकिन उसमें कुछ एडिशन हुआ है, कुछ अभी तथ्य ऐसे हैं जिनको वो ऐड करेंगे, जिसके बाद 2 से 3 दिन में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इसको देश की जनता के सामने समर्पित कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कांग्रेस कहती जरूर रही है, कई मुद्दों को लेकर चर्चा करती रही है, लेकिन कार्य समिति की बैठक में सबसे पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा की चर्चा हुई, जिसको लेकर कम से कम 16,500 की जो न्याय यात्रा दूसरे पार्ट में राहुल गांधी ने पूर्ण की, उसको लेकर धन्यवाद दिया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा राहुल गांधी ने देश की जनता के साथ जुड़कर विशेष रूप से जिस तरीके से न्याय यात्रा करी है, कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम किया है, लोगों को बताने की कोशिश की है, लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर सत्ता में आती है तो वो लोगों के लिए कई ऐसी चीजें हैं जो
पिछले 10 बिल्कुल, साल अब से इस मोदी सरकार के मैनिफेस्टो कार्यकाल में से लोग कितना जुड़ पाएंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में उन्हीं मुद्दों को शुमार किया गया है जिसको विपक्ष बखूबी या ये कहा जाए इंडिया गठबंधन उठाता रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि न्याय यात्रा का इस शुरुआती चर्चा में बैठक के दौरान इसको लेकर भी चर्चा की गई और कुछ विवेचना अभी बाकी है, यानी कि कुछ और ऐड ऑन किया जाएगा इस मैनिफेस्टो में। लखनऊ से इस बीच अहम खबर आपको बता दें, 16 अधिकारियों ने डीजीपी से मुलाकात की है। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के अधिकारियों ने यह मुलाकात की है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को मोमेंटो दिया। 16 अधिकारियों ने डीजीपी से मुलाकात की है। तो यह अहम खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मोमेंटो दिया, 16 अधिकारियों से मुलाकात। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के अधिकारियों से ये मुलाकात। तो 16 अधिकारियों से ये मुलाकात, फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मोमेंटो दिया। सभी उच्च अधिकारियों को फिलहाल मोमेंटो दिया गया। 16 अधिकारियों से ये मुलाकात डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस मुख्यालय में मुलाकात की। बढ़ते आगे और बात करते हैं नायब की कैबिनेट। हरियाणा में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। शाम करीब 4:30 बजे यह विस्तार होगा। हरियाणा का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। नायब सिंह सैनी सरकार का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है और 7 से 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यह अहम खबर, हरियाणा में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो शाम करीब 4:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्री पद की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी सरकार का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। यह अहम खबर, 4:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार। 7 से 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर गुरदासपुर शहर में डीसी और एसएसपी ने निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला गुरदासपुर पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल और एसएसपी गुरदासपुर ड्यामा हरीश कुमार के नेतृत्व में गुरदासपुर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में ये विश्वास जगाना है कि जिला प्रशासन और ये लोकसभा चुनाव निष्पक्षता पूर्वक कराया जाएगा। माहौल खराब करने वाले तत्वों को इजाजत नहीं दी जाएगी और उन्होंने कहा कि गुरदासपुर जिले में करीब 300 से अधिक पंजाब पुलिस के जवान तैनात हैं और उनके पास इस समय बीएसएफ की एक प्लाटून और जब चुनाव का समय नजदीक आएगा तो केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बल की मांग की जाएगी। ਅੱਜ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। जिन्नी भी सियासी पार्टियां उन्होंने नाल भी लगातार मीटिंग्स भी चलदियां सी। उन्होंने असी चोण जाब्ते बारे चंगी तरह जानू करवा दिता गया। अज दे इस फ्लैग मार्च का मंतव यही है कि एक तो लोगों को यह मैसेज देना कि जो चोण जाब्ता 6 जून तक लग्या रहना है उसकी चंगी तरह पालना करन। डीसी गुरदासपुर ते मेरे वालों पुलिस लाइन तो फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है। ये फ्लैग मार्च चोणों के मद्देनज़र पूरे गुरदासपुर शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ तो कढ़िया जाऊगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਟੂਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SOG ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ARP ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਸਸ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ GO ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ SDM ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਣੀ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ एकदम निरपक्ष ते बिना किसी पक्षपात तो करवाई जा रही है और किसी भी तरह के दा कोई असमाजिक तत्व है उन्होंने रोकया जाऊगा तो चोण दे विच किसी भी तरीके की कोई शरारत नूं नहीं होने दिता जाएगा। ये फ्लैग मार्च जिहड़ा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो असी ना सिर्फ गुरदासपुर दे विच करांगे ते बाकी गुरदासपुर के बाकी जिहड़े एरिया है उत्थे। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित संयुक्त कर्मचारी संघ द्वारा जगाधरी डिवीजन नंबर 1 के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार योजना के तहत शामिल कर्मचारियों के अनुभव को लेकर एक पत्र सौंपा गया जिनमें से 5 साल से 10 साल का कार्य अनुभव डाटा सरकार द्वारा मांगा गया है और उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उन्हें किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी या माफ़ कीजिएगा जानकारी नहीं दी जा रही है और जो कर्मचारी 10 से 20 वर्षों से भी अधिक समय से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें भी अनुभव की जानकारी नहीं दी जा रही। विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित हैं और उनकी साइट पर जाकर ये कर्मचारी खुद ही अपना अनुभव निकाल सकते हैं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। जिला एवं सत्र न्यायालय के चुनाव संपन्न हुए जिसमें सुबह से शाम तक अधिवक्ताओं द्वारा वोटिंग की गई और बाद में अधिवक्ताओं द्वारा चुने गए जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, महासचिव और उप सचिव की वोटों की गिनती के बाद अन्य पदों की गिनती की जाएगी और इसके बाद सदस्यों की गिनती की जाएगी। अब देखना ये होगा कि अधिवक्ता के वोटिंग निर्णय से कौन से अधिवक्ता अध्यक्ष चुनकर आते हैं। मतदान का दृश्य कुछ ऐसा था जैसे एक महाकुंभ की तरह सब लोगों ने अपने आप को आश्वस्त करके उस 2024-2025 में जबलपुर के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अधिवक्ता संघ के नेतृत्व को चुना। 10:10 पे मतदान प्रारंभ हुआ और लगातार निरंतर वोटर आते रहे। कोई अपना काम निपटा के आया, कोई प्रारंभ से ही आ गया। सुबह कुछ देर बहुत तेज वोट हुई। कुल मिला के शाम को 5:10 पे हमने उसको क्लोज किया। 2512 मतदान हुआ। चूँकि 3000 बैलेट पेपर थे तो 488 प्रत्याशियों को बुलाकर 488 मतपत्र चिन्हित कर उनको सुरक्षित रखा गया। इसके बाद जितनी मतपेटियां थीं उन सबको चस्पा और सील करके प्रत्याशियों के हस्ताक्षर करा के उसको सुरक्षित रख लिया है। अब वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश भवन में जाकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हो जाएंगे।
सरगुजा से अहम खबर सामने आ रही है। बीच सड़क पर युवती का हंगामा नजर आया। शराब के नशे में धुत होकर जमकर हंगामा किया। दारिमा की ओर से आ रहे थे बाइक सवारी युवती और मामूली बात को लेकर सड़क पर हंगामे की किसी को सूचना मिलने पर हालांकि पुलिस को इस बात की सूचना दी गई है। पुलिस के आने पर हंगामा शांत हुआ। दारिमा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। ग्राम खाला की यह घटना, जहां पर नशे में धुत होकर मामूली सी बात को लेकर जमकर उत्पात मचाया। रुक करते हैं अगली खबर का। डेडवाना जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और इसके तहत डेडवाना पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, डीएसपी धर्म पुनिया के निर्देश पर पुलिस ने जिले भर में एरिया डोमिनेशन के तहत विशेष अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस की 36 टीमों ने जिले भर में 150 स्थानों पर दबिश देकर लगभग 20 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा 24 असामाजिक तत्वों को भी गिरफ्तार किया गया। एक वर्ष से करीब ये फरार चल रहे थे और टॉप 10 बदमाशों में चिन्हित कर 1000 रुपए के इनाम बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया। बढ़ते आगे, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर उस समय हड़कंप मच गया जब बागावास के पास एक चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। पत्रकार कॉलोनी निवासी 3 युवकों ने इस समय रहते कार से उतरकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार विनय कुमार अपने 2 दोस्तों के साथ जयपुर से गाजियाबाद जा रहा था। तभी रात को करीब 1 बजे बागावास के पास गाड़ी में से जलने की बदबू आने लगी। गाड़ी को तुरंत बागावास पुलिया के पास रोक दिया गया और उतरने के बाद बोनट से तेज धुआं और आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई। घटना की सूचना प्रागपुरा थाना पुलिस को दी गई। थाना पुलिस राजवीर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। खबर खैरागढ़ से है, जहां पर तुरकारीपुरा से जहां भोले भाले लोगों को ठगने और ब्याज के दर पर लूटने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 5 साल से 10% ब्याज के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। मामला तब सामने आया जब अपराधी अभिषेक अग्रवाल अपनी व्यक्तिगत परेशानी के कारण 2019 में आरोपी सीता मिश्रा और उनके बेटे से 1,32,000 रुपए ब्याज में लिए थे और जिसका हर महीने 11,000 ब्याज चुका रहे थे और लगभग लिए गए रकम से 4 गुना लौटा चुका था। फिर भी आरोपी द्वारा लालचवश अभिषेक के परिवार से और रकम की मांग की जा रही थी और ना देने पर जान से मारने की धमकी के साथ ही फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील गाली गलौज की जा रही थी। अभिषेक अग्रवाल परेशान होकर थाना खैरागढ़ से में शिकायत दर्ज कराई और अपराधी ने शिकायत वापस लेने के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आते ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को पकड़कर न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक गिरफ्तार हुए इसमें प्रार्थी अभिषेक अग्रवाल खैरागढ़ का निवासी है। उसके द्वारा शिकायत दिया गया कि उसने 2019 में शिरीष मिश्रा खैरागढ़ निवासी से 1,32,000 रुपये उधार लिए थे और 10% ब्याज की दर से वो हर महीने 11,000 रुपये उसका चुकाता था। 4-5 साल में वो जितना उधार लिया था उससे 4-5 गुना पैसा चुका चुका है। उसके बावजूद अभी जब उसने जो कर्जा देने वाले से पूछा कि कितने पैसे बचे हैं तो उसने बताया कि 1,32,000 अभी बचे हैं, ब्याज का ही पैसा तुमने चुकाया है। और बीच बीच में पैसे के लौटाने के नाम पर वो गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, हाथ पैर तोड़ने की धमकी देना, ऐसा धमकी बार बार दिया करता था। तो इस संबंध में खैरागढ़ थाने में धारा 386, 506, 34 आईपीसी और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
बढ़ते आगे, बाबा श्याम के दर्शनों के लिए देश भर से लोग खाटू श्याम रवाना हो रहे हैं। किसी ने ट्रेन, बस या बाइक से जाने का प्लान बनाया तो कई लोग पैदल यात्रा करके खाटू धाम पहुंच रहे हैं। और इस बीच बासुर निवासी तनिष सैनी ने स्केटिंग करते हुए खाटू धाम जाने का फैसला किया। तनिष की उम्र महज 14 साल है और स्केटिंग करते हुए खाटू श्याम के लिए रवाना हुए। तनिष सैनी स्केटिंग करता हुआ जा रहा है, जबकि उसके परिजन और मित्र बाइक से उसके पीछे चल रहे हैं। और जहां पटावा पहुंचने पर राधे नवयुवक मंडल पटावा श्याम भक्तों और संकल्प हरियाली गौ सेवा समिति द्वारा उसका भव्य स्वागत भी किया गया। छोटी सी उम्र के बच्चे में बाबा श्याम के प्रति भक्ति भावना देखकर लोग उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। बढ़ते आगे, इस बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आईएएस दीपक कुमार को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस गृह विभाग बनाए गए हैं दीपक कुमार। 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं दीपक कुमार, जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव गृह थे दीपक कुमार। अच्छा खासा अनुभव। संजय प्रसाद को चुनाव आयोग ने गृह विभाग से हटाया है। तो वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को चुनाव आयोग ने गृह विभाग से हटा दिया था। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस दीपक कुमार को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस गृह विभाग बनाए गए हैं दीपक कुमार। 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव गृह भी रह चुके हैं। आईएएस गृह विभाग बनाए गए हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी। संजय प्रसाद को चुनाव आयोग ने हटाया था और अब इस रिक्त पद को भरा गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं दीपक कुमार। खबर पर के बख्श सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। के बख्श जी, फिलहाल एक भरोसा जताया गया है क्योंकि रिक्त पद को भरा गया है। 1990 के भी आईएएस रहे, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव गृह भी रह चुके हैं दीपक कुमार, और एक बार फिर से भरोसा। देखिए, दीपक कुमार जी बहुत ही वरिष्ठ आईएएस हैं। उनकी छवि जो है ईमानदार अफसरों में कर्मठ और तेज तर्रार अफसर मानी जाती है। और ये कभी निगेटिव थिंकिंग नहीं माना जाता, एकदम पॉजिटिव काम करते हैं। लेकिन किसी पे ज्यादा भरोसा भी नहीं करते हैं जब तक कि ये स्वयं सेटिस्फाइड ना हो जाए किसी काम से, तब तक इसमें कोई निर्णय नहीं लेते हैं। तो कुल मिला के इनकी नियुक्ति जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर की गई है, क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात देर रात 3 आईएएस अधिकारियों का एक पैनल भेजा था, जिसमें से देवेश चतुर्वेदी, आलोक कुमार और इनका नाम दीपक कुमार जी का भेजा गया था, जिससे निर्वाचन आयोग ने दीपक कुमार का नाम जो है सहमति प्रकट की थी, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उनको गृह विभाग का पारदर्शिता की उम्मीद की जा सकती है। आपका सवाल नहीं समझा। पारदर्शिता की उम्मीद की जा सकती है आगामी चुनाव को देखते हुए। पारदर्शिता की उम्मीद भयंकर रूप से की जा सकती है, क्योंकि ये किसी की भी नहीं सुनते हैं। जो नियमों में होता है उसी का अनुपालन करते हैं। ये तो किसी नेता की सुनते हैं, न किसी ब्यूरोक्रेट की सुनते हैं। जो नियमों में होता है उसी करते हैं। इसलिए पारदर्शिता की उम्मीद
इसे की जा सकती है और शायद इसीलिए निर्वाचन आयोग ने इनके नाम पर अपनी मोहर लगाई। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ईमानदारी छवि इस तरीके की और एक बार इसी लिए ये अहम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। बढ़ते आगे, इस बीच कासगंज से खबर सामने आ रही है। 3 साल लापता बालक का तालाब में मिला शव। सोमवार की दोपहर से लापता था ये बालक का। चिराग नाम बताया जा रहा है। खेलने के लिए घर से बाहर निकला था ये बच्चा। सुबह करीब गांव में ही तालाब में इस बच्ची का शव पाया गया है। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव गौपुरा की ये घटना सामने आ रही है। तो लापता बच्चे का शव मिलने से सनसनी। हालांकि परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं कि शव हत्या कर तालाब में फेंका गया है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव गौपुरा की ये घटना सामने आ रही है, जहां एक मासूम का शव तालाब में पाया गया। कासगंज की यह घटना। खेलने के लिए घर से बाहर निकला हुआ था और तालाब में कैसे पहुंचा इस बात का पता नहीं। फिलहाल जांच पड़ताल जारी। कल बच्चा शाम को 3 बजे लगभग दुकान पर था एक हमारे पड़ोस में, वहाँ था। मैं नगरिया गया तो छोड़े गया था गांव में ही। तो मैंने कहा ये नंगे था इस अवस्था में, तो इसको पजामी पहना लो। पजामी पहनाने की मैं क्या कहूँ नगरिया चला गया। उस दौरान पिताजी वहाँ थे मौजूद। मैं पजामी पहना घर से बच्चा बाहर निकला है। मैं आ गया नगरिया, मुझे फ़ोन पहुँचा है कि बच्चा नहीं मिल रहा है। तो मैंने बच्चा ढूंढवाने की कोशिश की, गाँव में घूमा। अगली खबर भी कासगंज से सामने आ रही है। बिजली की चपेट में आने से मजदूर की मौत हुई है। निर्माणाधीन मकान में मजदूरी का काम कर रहा था ये मजदूर। छत पर दीवार की चिनाई करने का काम हुआ और इसी दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में ये युवक हादसे की जद में आया और मौत हो गई। परिवार में कोहराम। शिकायत के बाद अभी तक विद्युत लाइन नहीं हटाई गई है। एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। सूचना पर पहुंची जांच पड़ताल की टीम। थाना सहावर क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की ये घटना सामने आई। एक ये लगभग 11:30 बजे अभिषेक नाम का, जो कि उम्र लगभग 22 वर्ष थी, जो कि मृत्यु अवस्था में हॉस्पिटल पे लाया गया, जो कि उनके परिजन बता रहे थे कि इसे बिजली शॉक से इसकी मृत्यु हुई थी। और इसी बीच फतेहपुर से खबर आपको बता दें, नशे में चूर युवक का अस्पताल में जमकर हंगामा। हाथ में शराब की बोतल लेकर मांगता रहा पानी और पैक बनाने को लेकर पानी लाने की जिद पर अड़ा रहा ये युवक। करता रहा। गिलास लाए युवक का वीडियो गिलास लिए हुए वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। जिले के जिला अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। हाथ में शराब की बोतल लेकर हंगामा करता हुआ नजर आया है ये युवक। आप तस्वीरें देख सकते हैं। नशे में धुत युवक के हाथ में बोतल और ग्लास। क्या करने आए हो? एम्बुलेंस से ही प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। उतराव थाना क्षेत्र के मोतिहा गांव में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। शव में और मोटरसाइकिल घर से करीब 300 मीटर दूरी पर मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार पहुंचे और यहां पर वो अपना महादिव्य दरबार लगा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त यहां पर शामिल हुए। और इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन श्री राम बालाजी धाम नीम करौली आश्रम ट्रस्ट के सौजन्य से चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर उन्होंने सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया। मुरादाबाद का नाम माधव नगर करने का आह्वान किया। छोटे भाई, उनके बेटे। और इसी बीच आगरा से खबर सामने आ रही है। आगरा से अहम खबर आपको बता दें, आगरा में मिले बम की सूचना। बीडीएस टीम ने बॉक्स को कब्जे में लिया है। फिलहाल यह अफवाह, पुलिस की जांच में मिला पत्थरनुमा बॉक्स। तो फिलहाल पुलिस ने राहत की सांस ली। बीडीएस टीम बॉक्स को अपने साथ लेकर गई है। अहम खबर सामने आ रही, सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे खोला गया इस बॉक्स को, तो इसमें पत्थर पाया गया। जगदीशपुरा क्षेत्र, वायु क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। महाराजगंज का रुख करते हैं। महाराजगंज जेल से कानपुर पहुंचे इरफान अपने साथ धार्मिक पुस्तक भी लेकर आए और बिना कुछ बोले उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनाया जाने वाला फैसला एक बार फिर से टल गया है, जिसकी सुनवाई अब 22 मार्च को होगी। दरअसल विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण मुकदमे में फैसला नहीं आ सका। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी-एमएलए लोअर कोर्ट में इरफान को पेश किया गया है। कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कानपुर पहुंचे इरफान अपने साथ धार्मिक पुस्तक भी लेकर पहुंचे हुए थे। बिना कुछ बोले उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। लेकिन फिर आज जैसा 50% मुल्लिम भी आ गए, इरफान भी आ गए थे। कहाँ से आए इरफान? महाराजगंज। और आज हैं भी कचहरी में, रिमांड के लिए गए हुए हैं। उम्मीद है कि अब जो तारीख पड़ी है 22 में हो जाएगा। हमारे ख्याल से इसकी बात बहुत बड़ा इससे ज्यादा। बढ़ते आगे खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने बयान देते हुए कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का कांड बन चुका है। अफजाल अंसारी ने कहा कि जनता इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा बना चुकी है। अफजाल अंसारी ने कहा कि इस प्रक्रिया को स्वर्गीय अरुण जेटली, आरबीआई, निर्वाचन आयोग ने भी सही नहीं माना था। और अफजाल ने कहा कि सालाना 2.5 करोड़ मुनाफा कमाने वाला 50 करोड़ चंदा देता है, जबकि लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कंपनी ने भी चंदा दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि मेरी सुरक्षा भी एक समस्या है और मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, ये भी आशंका जताई। अब हमको तो हर समय, हर क्षण, हर तरह के आशंकाओं से ग्रसित हूं। मेरी सुरक्षा भी एक समस्या है। मेरे साथ कोई और षड्यंत्र रचा जा रहा होगा, ये भी आशंका है। और हमें मालूम है कि हम जिन ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनको बहुत दर्द है कि सब करने के बाद भी ये पस्त नहीं हुआ।
अब कहीं ना कहीं उनको ये भी आभास है कि अगर गाजीपुर की जनता उसके समर्थन में इस बार भी खड़ी हो गई तो बहुत से लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी तरह की कोई भी योजना बन सकती है, षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन उस आशंका में मैं टिड्डी थोड़ी हूं कि पैर आसमान की तरफ उठा दूं कि ऊपर से जब आसमान गिरेगा तो मेरा पैर रोक लेगा। जब होगा, जो लिखा होगा वो हो जाएगा, वो टल नहीं सकता। पीलीभीत के बेसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव कमुखा निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर उन्होंने मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर बेसलपुर ब्लॉक में तैनात सचिव कमल किशोर के पास आवेदन किया था, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया और बताया कि 3 माह से सचिव के दफ्तर काट रहे हैं। सचिव ब्लॉक में नहीं आते और अपना फोन भी रिसीव नहीं करता और इसको लेकर पीड़ित को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वीडियो है ग्राम अधिकारी, उसको 3 मंथ हो गए हैं। उसको डेथ सर्टिफिकेट मेरा भाई एक्सपायर हो गया तो LIC में कागज़ लगना है, तो 3 मंथ हो गए, ना तो वो मेरा कॉल रिसीव करते हैं, ना कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो भी उस पर डॉक्यूमेंट QR मांग रहा है और डिजिटल सिग्नेचर मांग रहा है वो सारे फर्जी हैं और लड़का बैठा लगाए काम के लिए, खुद से नहीं आते। 2-3 मंथ हो गया ऐसे काम पेंडिंग में पड़ा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कमल किशोर। चंदौली का रुख करते हैं। चंदौली में मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर होने लगी है अब राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगाने और हटाने को लेकर मुद्दा बनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिना उद्घाटन के ही स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा दिया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम से शिलान्यास हुआ और जनता के साथ छलावा होने की बात कही। जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आ रही। और इसी बीच बड़ी खबर है लखनऊ से, आपको बता दें लखनऊ से खबर सामने आ रही है। IAS दीपक कुमार को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं दीपक कुमार। एक ईमानदार अधिकारी के रूप में इनकी छवि 1990 बैच के IAS अधिकारी रहे। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव गृह भी रह चुके थे। दीपक कुमार को ये जिम्मेदारी गृह विभाग की सौंपी गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।